गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, यूएस और ईरान का जो युद्ध है वो वापस काफ़ी तेज़ी से आज के टाइम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इसी वजह से जो कच्चे तेल के दाम है ना, वो भी अब वापस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि देखो, अगर आप इस साल की स्टार्टिंग की बात करेंगे ना, तो लगभग जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो $60 पर बैरल के आसपास था। आगे जाके ये लगभग 75 के आसपास पहुंचा। तो यानी कि ना, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो 75 के आसपास था। बट जब बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज हुआ युद्ध, तो उस टाइम ये $120 पर बैरल तक यहाँ पे पहुंच गया था। बट जैसे ही दोनों देशों के बीच में थोड़ी शांति इस्टेब्लिश हुई, तो वापस ये कम होकर ये नीचे आपको देखने को मिला। बट अभी यहाँ पर इसने वापस बढ़ना ये स्टार्ट हो गया है, और अब ये वापस इंक्रीज होकर $85 पर बैरल के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है। अब इसका कारण बहुत ही सिंपल सा है कि ईरान के द्वारा पिछले दिनों के अंदर बहुत सारी स्ट्राइक्स यहाँ पे करी गई हैं जो कमर्शियल शिप्स थी। अब उसी को देखते हुए यूएस उसके ऊपर वापस स्ट्राइक कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे हैम्पर हो चुके हैं आज के समय के ऊपर। और बहुत सारे एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर हमने यहाँ पर स्टॉक्स को रिप्लेनिश नहीं किया, तो जो दुनिया है ना, वो अगले शॉक को सह नहीं पाएगी। अगला शॉक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चला गया तो वापस वही सिचुएशन हो जाएगी भारत की और बाकी देशों की, जो हमने अप्रैल के अंदर विटनेस किया था, जब बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गए थे तेल के भी और बाकी सब चीज़ों को भी। तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों के अंदर ही किस तरह से इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का। राइट। तो दोस्तों, डेट है आज की 16 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी जो टीम के द्वारा जो मॉनसून सेल यहाँ पे दी गई थी, उसका आज आखिरी दिन है। एंड इसके माध्यम से 2027 वाले स्टूडेंट्स प्रहार बैच यहाँ पे बहुत ही कम दाम के अंदर अफोर्ड कर पाएंगे। उसी तरह से संकल्प बैच भी आप यहाँ पे देख पाएंगे 2028 के कैंडिडेट्स के लिए। और जो बच्चे अगले साल यहाँ पे अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए सृजन प्री प्लस मेंस बैच भी है, जिसके अंदर आपको मॉड्यूलर लेक्चर्स भी मिलते हैं। एंड उसके साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और डेली बेसिस के ऊपर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी यहाँ पे चलती रहती है। तो ये सारे बैचेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इनफैक्ट इसके अलावा सी सेट का बैच भी है, तो उसको एनरोल करने का भी आज आखिरी दिन है। जो भी मॉनसून ऑफर के माध्यम से यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं, इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो पराकत डाइक्लोराइड के बारे में है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये पराकत डाइक्लोराइड है क्या। दरअसल में ये एक प्रकार का हर्बिसाइड आप यहाँ पे कह सकते हो उसको। ठीक है ना। पॉइंट पता क्या बनता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार खेतों के अंदर अनवांटेड वीड्स उगाते हैं। उन वीड्स को हमें मारना होता है। तो वीड्स को मारने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, पराकत डाइक्लोराइड। ये काफी टॉक्सिक होता है और ये नॉन सिलेक्टिव कंटेक्ट हर्बिसाइड है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या, देखो सिलेक्टिव होता है टारगेटेड, और जब मैंने नॉन सिलेक्टिव बोल दिया मतलब सबको, जो भी चीज इसके कांटेक्ट में आएगी ये उसको मार देगा। यानी कि अगर प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स को भी मार देगा, अगर कुछ वीड्स होंगे तो उनको भी यहाँ पे खत्म कर देगा। तो ये नॉन सिलेक्टिव है, सबको ये मार देता है। इसीलिए पता क्या होता है, जब प्लांट्स लग गए या आपने फसल लगा ली है, उस टाइम नहीं आप इसको छिड़काओगे। इसको या तो आप सोइंग से पहले इसका छिड़काव करोगे या हार्वेस्ट करने के बाद। क्योंकि अगर आपने फसल जब लगी हुई है तब इसका छिड़काव कर दिया, तो फसल पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको हम या तो सो करने से पहले या हार्वेस्ट करने के बाद ही हम यहाँ पे इसको छिड़काव इसका यहाँ पे किया जाता है। किसानों को ये पसंद इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही रैपिडली एक्शन करता है, बहुत जल्दी से जो वीड्स है उनको यहाँ पे खत्म कर देता है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जनरेट करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज काफी अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिस वजह से जो प्लांट टिश्यू जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा वो सब यहाँ पे इसको ये खत्म कर देता है। ठीक है। अब दिक्कत पता क्या आ गई है, पराकत डाइक्लोराइड के ऊपर सरकार ने देश भर के अंदर बैन लगाने का बोला है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये देखिएगा कि पराकत जो डाइक्लोराइड है ना, वो काफी ज्यादा पॉइजनस है। अगर इंसानों के द्वारा इसको कंज्यूम किया जाए तो हमारी लंग्स पे, हमारी किडनीज पे, हमारे लिवर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका आता है, और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। फिर अगर मान लो किसी ने प्राकृत पॉइजनिंग यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, प्राकृत कंज्यूम कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है, मतलब उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
जैसे होता है ना कि उसका उसका इलाज क्या है, यहाँ पर इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि कोई एंटीडोट हमें नहीं देखने को मिलता। फिर इसके अलावा ये जो प्राकृत है, ये सॉइल को, वाटर को, इन सबको कंटेमिनेट कर देता है, गंदा कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। अब पानी के साथ आगे कहीं कहीं जा सकता है, अपनी नदियों में पानी ये चला जाएगा तो नदी इम्पैक्ट हो सकती है, मिट्टी हमारी खराब हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। इसको बैन करने का तरीका क्या रहा? दरअसल में इंसेक्टिसाइड एक्ट है हमारे पास 1968 का। तो इस एक्ट के अंतर्गत हमें यहाँ पर अगर कुछ लगता है कि कोई ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे लोगों के लिए या हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरनाक हो सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल उसको यहाँ पे बैन कर सकती है। तो इसी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के माध्यम से हमने यहाँ पर इसको यहाँ पे बैन कर दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा इस चीज़ का। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक है ट्रायल इन एब्सेंशिया। अब पहली तो बात, इसको मीनिंग समझो कि व्हाट डज इट मीन। देखो जैसे ये वर्ड है ना एब्सेंशिया, इसका मतलब होता है एब्सेंट। अब नोटिस आप ये करना कि जैसे मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को पूरा का पूरा बोलने का अधिकार देते हैं कि भाई देखो इस बंदे के साथ ना कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको बिना सुने हुए हमने इसको सजा दे दी। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि इसको प्रॉपर, इसको सुनवाई इसकी बात की जाए। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर ये पर्सन हमारे सामने अवेलेबल ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं बात करूं हाफिज सईद की। अब हाफिज सईद का आप सबको पता है कि पहलगाम टेरर अटैक के अंदर बहुत बड़ा रोल था। अब वो बंदा खुद तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो हम इसके अगेंस्ट क्या ट्रायल नहीं चलाएंगे क्या? बिल्कुल चलाएंगे। उसको बोलते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया। ये एक ऐसा ट्रायल होता है जहां पर जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर यहाँ पे हमने आरोप लगाया है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो खुद वहां पे नहीं है, और अगर इसके ऊपर ट्रायल चलेगा तो उसको हम ये नाम देते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया। तो अभी एनआईए ने यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही है ट्रायल इन एब्सेंशिया, क्योंकि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सेक्शन 356 जो है, उसके अंतर्गत ये बिल्कुल अलाउड आपको देखने को मिल जाएगा। ये केवल और केवल उन केसेस के अंदर होता है जब एक बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान के ऊपर कुछ ऐसा जुर्म उसके ऊपर है, या जिसने 10 साल सजा की, जिसमें सजा होती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है, डेथ होती है, ऐसे केसेस में इसके ऊपर ये ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है यहाँ पे चल सकता है। अब देखो इससे फायदा यही होता है कि क्योंकि देखो वो बंदा तो है नहीं अब यहाँ पे हमारे सामने, वो तो भागा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसके ऊपर ट्रायल ही नहीं स्टार्ट करेंगे। तो बहुत लंबा डिले ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार के अपने ट्रायल्स जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखो ट्रायल भी चलता रहता है। बाकी देखो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनको न्याय भी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इसको पकड़ ना पाए कई सालों तक, तो ऐसा थोड़ी कि ट्रायल ही नहीं चलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं ट्रायल इन अब्सेंशिया के रिगार्डिंग। बाकी देखो प्रॉपर सेफ गार्ड यहाँ पे दिया गया है। ऐसा नहीं कि किसी बंदे के ऊपर चला देंगे ट्रायल इन अब्सेंशिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट 2 बार उसको अरेस्ट वारंट देता है, 30 दिन के कम से कम समय के अंतराल के बाद, ठीक है। मान लो अभी एक अरेस्ट वारंट दिया, फिर 30 दिन बीत गए, उसके बाद दूसरा दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक पब्लिश नोटिस यहाँ पे दिया कि आप यहाँ पे कोर्ट के सामने अपीयर करिए। पर तब भी वो नहीं अपीयर करेगा ना, तब जाके स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे ना जो एक तरह से चार्जेस फ्रेम करने के बाद 90 दिन हम उसको देते हैं, उसके बाद ही जाके यहाँ पे ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ताकि सामने वाले को भी प्रॉपर मौका मिले अपनी बात रखने का, ठीक है। अगर मान लो कोई भी पर्सन उसको लॉयर, मतलब कोई लॉयर उसको नहीं रिप्रेजेंट करना चाह रहा, तो भी कोई बात नहीं, तो वहां पर कोर्ट यहाँ पे आपके लिए एक डिफेंस काउंसिल यहाँ पे स्टेट की तरफ से फंडेड रहेगा, ताकि आपकी बात यहाँ पे सुनी जा पाए, ठीक है ना। तो एक बिल्कुल एक फेयर ट्रायल यहाँ पे दिया जाता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उसको यहाँ पे हम सुनने की कोशिश करें, तो देखो पूरा मौका दिया जाएगा। भले ही ये जो बंदा है हाफिज सईद, ये भले ही एक टेररिस्ट है, पर हम टेररिस्ट को भी मौका देते हैं अपनी बात रखने का। हम टेररिस्ट को भी मौका देते हैं कि वो अपनी जो प्रॉपर, उसको भी प्रॉपर एक सुनवाई उसकी भी हो पाए, उसको भी एक फेयर ट्रायल मिल पाए। तो ये सारी चीजें ट्रायल इन अब्सेंशिया के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अभी इसके अगेंस्ट यहाँ पे ट्रायल इन अब्सेंशिया जो है यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है जोधपुरी मोजड़ी के बारे में। दोस्तों बहुत ही फेमस है जोधपुरी मोजड़ी, ठीक है। आप में से कुछ लोग इनको पहनते भी होंगे। देखो जोधपुरी मोजड़ी को जो ना जीआई टैग यहाँ पे दे दिया गया है सेंटर के द्वारा, और आप लोग जानते होंगे कि ये एक प्रकार की लेदर फुटवेयर आपको देखने को मिल जाएगी, जो जोधपुर राजस्थान से ओरिजिनेट होती है। पुराने टाइम के अंदर इसको जो राजपूत के राजे महाराजे थे वो पहनते थे,
बट आगे जाकर जो नोमैडिक कम्युनिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी है, उन्होंने भी यहाँ पे इसको अडॉप्ट कर लिया। अब ये ज़्यादातर बनाई जाती है जिंगार कम्युनिटी के द्वारा। एंड इनफैक्ट ना ये जो जिंगार कम्युनिटी है, ये अलग अलग चीज़ों के लिए ये इस प्रकार की चीज़ें बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप घोड़े पे बैठते हो तो उसकी एक काठी होती है ना, उसके ऊपर आप बैठते हो, जिसको हम सैडल बोलते हैं, तो उसके ऊपर उसको भी बनाना, ये भी इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जैसे अगर आपने अपनी जो स्वॉर्ड होती है अपना, ठीक है, अगर उसमें आपने उसको अंदर अपने डालना है, ठीक है, अपने कपड़ों के अंदर, तो कहाँ पर आप उसको रखोगे, तो वो भी यहाँ पे इनके द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार के सैडल, लेदर शीट मेकर्स भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं, जो जिंगार कम्युनिटी है मोस्टली इनको बनाती है। बाकी ये जाने जाते हैं हैंडक्राफ्ट लेदर के लिए, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर होती है, अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं। और ऐसा देखने को मिल जाएगा कि जोधपुरी मोजड़ी है ना, इसकी इंडिया में लगभग 100 करोड़ की मार्केट है। एंड एक्सपोर्ट भी लगभग 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे हर साल हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो डेफिनेटली जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पे इसको बनाते हैं जिंगार कम्युनिटी के, उनको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड डेफिनेटली उनकी जो रिकॉग्निशन है वो पूरी दुनिया के अंदर अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आगे आएंगे, अगला टॉपिक है हमारा इंडिया कैंपेन फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट। देखो सबसे पहले तो यूएनएससी के बारे में हम समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को 1945 में बनाया गया था। ये एकमात्र ऐसा यूएन ऑर्गन है जो कि लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू कर सकता है, सैंक्शंस इंपोज कर सकता है। अब इसका मेन काम पता क्या है? मेन काम है कि दुनिया में शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब कैसे मेंटेन होता है? देखो इसमें होते हैं टोटल 15 मेंबर्स, जिसमें से 5 तो हैं परमानेंट 5, जिसमें आपका चाइना, यूएस, यूके, ठीक है, रशिया और आपका फ्रांस आ जाएगा। और इसके अलावा 10 होते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब ये जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, इनके पास तो होती है वीटो पावर, ठीक है, पर जो बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास ये वीटो पावर नहीं होती। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। और हर एक एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। कैसे? 5 स्टेट्स आती हैं एशिया पैसिफिक एंड अफ्रीका से, जिसमें 3 होती हैं अफ्रीका की, 2 होती हैं एशिया पैसिफिक की। 2 सीट्स आती हैं लेटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन सीट से। 2 सीट्स आती हैं वेस्टर्न यूरोपियन बाकी स्टेट से, और 1 सीट आती है ईस्टर्न यूरोप से, ताकि दुनिया का हर एक एरिया यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हो, वो हर एक चीज को यहाँ पे देखा जाता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर इनके पास वीटो पावर नहीं होती। बाकी सारी की सारी जो डिस्कशंस में नॉन परमानेंट मेंबर्स पूरी तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो 2 साल के लिए यहाँ पे सर्व करते हैं, और हर साल 5-5 नए नए मेंबर्स इस तरह से इलेक्ट होते रहते हैं, ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो 5 इस साल इलेक्ट हो जाएंगे, 5 अगले साल हो जाएंगे, फिर 5 अगले साल, इस तरह से ये चलता रहता है। और ध्यान में रखिएगा, एक बार जो मेंबर रिटायर हुआ, वो तुरंत के तुरंत दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता, ताकि नए मेंबर्स को भी यहाँ पे मौका मिल पाए। अब ये कैसे इलेक्ट होते हैं? सीक्रेट बैलेट होता है। यूएन जनरल असेंबली के जो 193 मेंबर्स हैं, उनके द्वारा इलेक्शंस किए जाते हैं, एंड उस बेसिस के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका इलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अगर एक कैंडिडेट को जीतना है, चुनना है, तो उस केस में उसको 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट्स कास्ट यहाँ पे चाहिए होती है। अगर 193 का करोगे तो लगभग 128 वोट्स आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम इतने तो चाहिए होते हैं अगर सभी मेंबर्स वोट करें। तो ये आपका प्रोसीजर यहाँ पे रहता है। अब भारत की दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो भारत ऑलरेडी 8 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। 1950, 51, 67, 68, इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे। और आखिरी बार हम 2021-22 के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आपके नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे हमने सर्व किया था, ठीक है। अब इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 2028-29 वाला जो टाइम होगा ना, इसमें हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन पाए। और इसीलिए भारत ने अपना कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है शांति फ्रेमवर्क। शांति स्टैंड्स फॉर सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो भारत की कोशिश ये है कि हम अपने कैंपेन में लोगों को बताएं, बाकी देशों को, कि हम किस तरह से, अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं, तो हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल लॉ की बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, एंड ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे। भारत यहाँ पे कोशिश करेगा ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की, एंड जो ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं उनको दुनिया के सामने यहाँ पर लेकर आने की। तो यही शांति फ्रेमवर्क है जो हमें यहाँ पे गाइड कर रहा है, जिसके माध्यम से हमें अपना जो कैंपेन है नॉन परमानेंट सीट के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा
राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना कि हमने ना, हमारा पास ना एक एक्ट होता था, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। अब इसमें क्या था ना, हम हमारे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, हम उनको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करते थे। आगे जाके हमने इसको हटाकर एक नया एक्ट लेकर आए, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और 2017 में ये फोर्स में इस प्रकार से आ गया। अब इसमें देखो, पहली चीज तो ये थी कि पहले जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज थी वो काफी कम थी। अब हमने टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज की जाती हैं वो 21 हो चुकी हैं, जिसमें आपका ब्लाइंडनेस, लो विजन, ड्वार्फिज्म, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं। तो इस तरह से हमने डिसेबिलिटी की जो अंदर जो कैटेगरीज थी ना, या जो रिकॉग्निशन थी, उसको हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। पर्पस यही था कि भाई भले ही पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर सबको एक हक है प्रॉपर तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ जिंदगी जीने का, डिग्निटी के साथ उनकी जिंदगी जी पाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब क्या इसमें डेफिनेशन क्या रखी गई? डेफिनेशन थी कि अगर एक इंडिविजुअल की कम से कम 40% स्पेसिफिक कोई डिसेबिलिटी है, तो उस केस में उसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर काउंट कर सकते हैं। ये उन केसेस के अंदर था जहां पर मेजर करना डिसेबिलिटी को बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे डिसेबिलिटीज जहां पे उनको मेजर कर सकते हैं, वहां पर कोई भी आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर आपको सर्टिफाई कर दे कि हाँ आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो अकॉर्डिंगली उस पर्सन को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, तो हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके हम सिग्नेटरी भी हैं। ये यूएन की ही एक ट्रीटी है जिसके माध्यम से पर्सन विद डिसेबिलिटीज की डिग्निटी को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। 2006 में इसको अडॉप्ट किया गया था और 2008 में फोर्स में आई, एंड इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी ऑफ दिस यूएन कन्वेंशन। ठीक है, अब अभी पता क्या हुआ है, अभी हमने यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं इसके अंदर। क्या बदलाव किए हैं? यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो एसिड अटैक विक्टिम था ना, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये भी इंक्लूड होते हैं एसिड अटैक विक्टिम, उसकी डेफिनेशन हम चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? देखो पहले पता क्या था, पहले हम ये मानते थे कि किसी ने किसी के ऊपर एसिड गिराया, एसिड फेंका किसी के ऊपर, और उस वजह से उसकी मतलब कुछ बॉडी पार्ट डिसेबल हो गया या कुछ और प्रॉब्लम आई, हम सर सिर्फ पहले इसी को कंसिडर करते थे। पर अब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी से जबरदस्ती आपको एसिड आपसे आपको पिला दिया, तो एसिड पिलाने से देखो आपको बॉडी के बाहर नहीं होगा कुछ, पर बॉडी के अंदर आपके जो बॉडी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट आएगा। या फिर खुद आपने पी लिया, उससे भी आपकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा अंदर ही अंदर। तो हमने ना एसिड अटैक विक्टिम की जो डेफिनेशन है अब यहाँ पे इसको बदल दिया है। अब इसमें हम लोग एक्सपेंड कर दिया है, इसमें अब वो लोग भी आएंगे जो कि वायलेंट असॉल्ट की वजह से, जिनको बॉडी के एक्सटर्नल या इंटरनल कोई इंजरी हुई हो, सेल्फ इन्फेक्शन खुद उन्होंने कंज्यूम किया हो, या फिर एसिड थ्रो हुआ हो उनके ऊपर, एसिड स्पिल हुआ हो, या फिर कोई एसिड की तरह ही कोई और क्रोजिव सब्सटेंस यहाँ पे हुआ हो, तो एसिड पीना या एसिड फेंकना ये सब इसके अंदर आ चुका है। और सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया गया है। एंड इनफैक्ट ना इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होगी वो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर होगी। यानी कि देखो ये तो आई 22 मई 2026 ऑनवर्ड्स, पर अगर किसी उसके पहले भी किसी ने एसिड पीने की वजह से या फिर कुछ ऐसा कंज्यूम करने की वजह से कोई दिक्कत आई थी इससे पहले भी, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही होगा, नहीं नहीं, इसके पहले वाले लोगों के ऊपर भी ये एप्लीकेबल रहेगा। तो इस प्रकार से सरकार ने यहाँ पे इसको अमेंड किया है। इसका आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि पिछले वाले में केवल और केवल हम सिर्फ एसिड थ्रोइंग को या फिर फोर्सिबल मतलब एसिड थ्रोइंग वाले केसेस कंसिडर करते थे। जो लोगों को जहाँ पे जबरदस्ती पिला दिया जाता था या सेल्फ इन्फ्लिक्ट कर लेते थे उनको इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया जाता था, पर अब उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ठीक है ना, तो बाकी ये जो अमेंडमेंट है ये राइट्स ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 124 के साथ में बिल्कुल यहाँ पे जोड़ देता है, उसके साथ लिंक कर देता है, जो कि यहाँ पे बोलता है कि अगर किसी ने इस प्रकार से एसिड को गिराया या एसिड को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करी, उसको 10 साल की सजा हो सकती है कम से कम, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी उसको यहाँ पे दी जा सकती है। तो ये कुछ बदलाव थे जो हमें यहाँ पे देखने को मिले। एंड इनफैक्ट इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसका भी इंटरवेंशन था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आर्टिकल 142 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेशल पावर्स देता है, ठीक है ना, तो उसके माध्यम से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये भी इंक्लूड होने चाहिए, एंड उस बेसिस के ऊपर अब हमने यहाँ पे इनको भी इंक्लूड कर दिया है। राइट, तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था
NIDAR 2.0 के बारे में। तो यहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये इंटरनेशनल लेवल का नहीं, एक नेशनल लेवल का एक कॉम्पिटिशन है, जहाँ पर हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ ड्रोन्स के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डेवलप करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। उमंग की बात करें तो उमंग ऐप हमने डिस्कस की थी, एक सिंगल ऐप है जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विसेज जो सिटीजन हैं एक ही ऐप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो देखो काफ़ी लंबे टाइम से, ये तो लगभग 1961 में यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा इसको दिया जाता है, इसलिए आखिरी थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो बिल्कुल ये क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर 0 एंड 1 मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो यही थी हमारी आज की डिस्कशन। आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।